क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? दुर्खीम, माल्थस, सोरोकिन या वेबर? तो जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध के सिद्धांत के प्रवर्तक है मेरे प्यारे बच्चों माल्थस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय समाज के खंडात्मक विभाजन की प्राचीन व्यवस्था है? प्रजाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जाति व्यवस्था, ठीक है, जाति व्यवस्था भारतीय समाज के खंडात्मक विभाजन की प्राचीन व्यवस्था है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पूंजी के 3 प्रमुख रूपों में निम्न में से कौन शामिल है? आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, राजनीतिक पूंजी? तो राजनीतिक पूंजी शामिल है, ठीक है। पूंजी के 3 प्रमुख रूपों में से राजनीतिक पूंजी शामिल है इसमें। इसके बाद चौथा नंबर है, प्रत्येक समाज में निम्न में से किन संसाधनों के आधार पर विभेद किया जाता है? धन, शिक्षा, संपदा, इनमें से सभी। तो धन के आधार पर भी, शिक्षा के आधार पर भी और संपदा के आधार पर भी विभेद किया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है? संप्रदायवाद, व्यापार आधारित समाज, कृषि आधारित समाज, इनमें से कोई नहीं। कृषि आधारित समाज राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है, ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है संप्रदायवाद। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ये सब क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है, ठीक है। इसके बाद में है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सामाजिक शोध की पद्धति है? सर्वेक्षण पद्धति, साक्षात्कार, प्रेक्षण, ये सभी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ये सभी, ठीक है। सामाजिक शोध की पद्धति सर्वेक्षण पद्धति है, साक्षात्कार है और प्रेक्षण है, तीनों है। इसके बाद 7वां नंबर है, संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, किसने कहा है? रास ने, स्पेंसर ने, सोरोकिन ने, हर्शकोविट्स ने? हर्शकोविट्स ने कहा है संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इसके बाद 8 नंबर है, सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ 1815, 1829, 1863, 1894? तो 1829 सही हो जाएगा। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 को पारित हुआ, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर है, निम्न में से कौन लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का दोष है? मतदाताओं की उदासीनता, पूंजीपतियों को प्रोत्साहन, सभ्यता तथा संस्कृति के विकास में बाधक। तो ये तीनों जो है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में बाधक हैं। इसके बाद 10 नंबर है, निम्न में से किस राज्य में बेगार प्रथा को जीत कहते हैं? बेगार प्रथा को जीत कहते हैं? कर्नाटक, केरल, झारखंड या बिहार? तो कर्नाटक में, ठीक है, बेगार प्रथा को जीत कहते हैं। इसके बाद में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप पूरा पेपर तैयार करेंगे, 4 से मॉडल पेपर आप तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 100% आपके पेपर में फंस जाएंगे, ठीक है पूरा। बी संस्कृतिकरण शब्द का अर्थ बताइए। बी संस्कृतिकरण का अर्थ किसी व्यक्ति या समाज द्वारा अपनी मूल संस्कृति, परंपरा या पहचान छोड़कर दूसरी संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया से है। इसके बाद है 12 नंबर, वैश्वीकरण के लाभ क्या क्या है? तो वैश्वीकरण से आर्थिक विकास, व्यापार वृद्धि, तकनीकी प्रगति, सांस्कृतिक आदान प्रदान, रोजगार के अवसर, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इसके बाद है 13 नंबर, हड़ताल तथा तालाबंदी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हड़ताल श्रमिकों द्वारा अपनी मांगें मनवाने के लिए काम रोकना है, जबकि तालाबंदी नियोक्ता द्वारा उत्पादन रोकने हेतु संस्थान अस्थायी रूप से बंद करना है। इसके बाद है असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिक असुरक्षित होते हैं, नियमित वेतन व सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, कार्य अस्थिर होता है और सरकारी नियमों का पालन सीमित होता है। इसके बाद है पंचायती राज क्या है? तो पंचायती राज भारत में ग्रामीण शासन की प्रणाली है, जिसमें ग्राम, ब्लॉक
और जिला स्तर पर निर्वाचन निकाय स्थानीय विकास और प्रशासनिक कार्य संभालते हैं। इसके बाद है 16 नंबर, क्या कह रहा है, साक्षात्कार पद्धति क्या है। साक्षात्कार पद्धति में शोधकर्ता प्रत्यक्ष बातचीत द्वारा जानकारी जुटाता है। इसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से व्यक्तियों के विचार, अनुभव और दृष्टिकोण समझे जाते हैं। इसके बाद है 17 नंबर, प्रेक्षण पद्धति क्या है। प्रेक्षण पद्धति क्या है, ठीक है, तो प्रेक्षण पद्धति क्या है इसको देखेंगे। प्रेक्षण पद्धति में शोधकर्ता किसी घटना, व्यवहार या प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन कर जानकारी एकत्र करता है बिना किसी हस्तक्षेप या प्रश्नोत्तर के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आगे देखेंगे, सामाजिक बहिष्कार से क्या आशय है। सामाजिक बहिष्कार का अर्थ किसी व्यक्ति या समूह को समाज से अलग थलग करना है जिससे वह सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते। इसके बाद है 19 नंबर, जाति एक विभेदात्मक व्यवस्था किस प्रकार से है। जाति विभेदात्मक व्यवस्था क्योंकि इसमें जन्म के आधार पर सामाजिक स्तर निर्धारित होता है जिसमें समानता, अवसर और सामाजिक गतिशीलता पर प्रतिबंध लग जाता है। इसके बाद है 20 नंबर, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जजमानी पद्धति को स्पष्ट कीजिए। तो जजमानी पद्धति भारत की पारंपरिक आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें विभिन्न जातियां परस्पर सेवाएं प्रदान कर जीविका चलाती थी तथा संबंध अनौपचारिक एवं पीढ़ीगत होते थे। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। तो 21 नंबर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आत्मसात्मीकरण क्या है। आत्मसात्मीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कई व्यक्ति या समूह दूसरी संस्कृति या समाज की विशेषताओं, मान्यताओं और व्यवहारों को अपनाकर उसमें घुल मिल जाता है। इसमें मूल संस्कृति धीरे धीरे कमज़ोर हो सकती है या नए सांस्कृतिक तत्वों के साथ समायोजित हो सकती है जिससे सामाजिक एकीकरण संभव होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर है, भारत में बालिका लिंगानुपात के गिरावट के क्या कारण हैं। भारत में बालिका लिंगानुपात गिरने के प्रमुख कारण है कन्या भ्रूण हत्या, लिंग परीक्षण तकनीकों का दुरुपयोग, दहेज प्रथा, पुत्र परफरेंसेस, सामाजिक कुरीतियाँ, शिक्षा की कमी और सरकारी कानूनों का सही क्रियान्वयन न होना। इसके अलावा आर्थिक बोझ और स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता भी इस समस्या को बढ़ाते हैं। इसके बाद है 23 नंबर, विभेदीकरण क्या है। तो विभेदीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कार्य, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अलग अलग व्यक्ति या समूह में विभाजित की जाती हैं जिससे दक्षता और संरचना विकसित होती है। यह समाज, संगठन और अर्थव्यवस्था में कार्य विभाजन को दर्शाता है। विभेदीकरण शिक्षा, व्यवसाय, लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भी हो सकती है। इसके बाद है उपभोग की अवधारणा को वर्णन कीजिए। तो उपभोग वह आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समाज अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है। यह उत्पादन और वितरण को प्रभावित करता है। उपभोग आवश्यक, विलासितापूर्ण या सतत हो सकता है और यह अन्य सामाजिक मूल्यों व विपणन रणनीतियों से प्रभावित होता है। इसके बाद है रूढ़वादिता क्या है। रूढ़वादिता वह सामाजिक मानसिक है जिसमें लोग पारंपरिक विश्वासों, रीति रिवाजों और मान्यताओं को बिना तर्क किए पालन करते हैं और नए विचारों या बदलावों को विरोध करते हैं। यह समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है क्योंकि इसमें पुराने नियमों को आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप बदलने का विरोध किया जाता है। इसके बाद है अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं। तो अस्पृश्यता वह सामाजिक कुप्रथा है जिसमें कुछ वर्गों या जातियों को अछूत मानकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसमें उनके साथ सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से असमान व्यवहार किया जाता है। भारतीय समाज में यह प्रथा लंबे समय तक प्रचलित रही जिसे संविधान द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के। उत्तर आपको मेरे प्यारे बच्चों 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत समाज में परिवर्तन लाने या किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित प्रयासों को समझाने में सहायक होते हैं। सामाजिक आंदोलनों को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत विकसित किए गए हैं। इसके बाद है सापेक्ष वंचना सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें उनके अधिकारों, संसाधनों या अवसरों से वंचित किया जा रहा है तो वे आंदोलन शुरू करते हैं। संरचनात्मक तनाव सिद्धांत यह बताता है कि जब समाज में असमानता, अन्याय, तनाव बढ़ता है तो आंदोलन उत्पन्न होते हैं। इसके बाद तीसरा है संसाधन गतिशीलता सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि आंदोलन तभी सफल होते हैं जब उनके पास पर्याप्त संसाधन, संगठन और नेतृत्व हो। फिर है नए सामाजिक आंदोलन सिद्धांत। यह आधुनिक आंदोलनों को समझने के लिए विकसित हुआ जो केवल आर्थिक नहीं बल्कि पर्यावरण, मानवाधिकार और सांस्कृतिक मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। इसके बाद है अथवा करके दिया हुआ है क्योंकि इसमें 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है। दहेज प्रथा क्या है। समाज पर इसके 2
समाज पर इसके प्रभावों एवं उनके निवारण पर चर्चा कीजिए। 28 नंबर, भारत में श्रमिकों की समस्या पर एक निबंध लिखिए। तो भारत में श्रमिकों की समस्या। भारत में श्रमिकों की स्थिति कई समस्याओं से ग्रस्त है। देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रमिक कार्यरत हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी मुख्य समस्याएं हैं कम वेतन, अनियमित रोजगार, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, लंबा कार्य समय और अस्वस्थकर कार्य परिस्थितियाँ। बेरोजगारी, श्रम शोषण और न्यूनतम मजदूरी न मिलना भी बड़ी समस्याएं हैं। प्रवासी मजदूरों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे रहने की असुविधा, रोजगार की अनिश्चितता और कानूनी संरक्षण के अभाव। महिलाओं और बाल श्रमिकों की स्थिति और भी दयनीय है। इसके बाद है, आगे लिखेंगे, हालांकि सरकार ने श्रमिक कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और श्रम कानून सुधार, लेकिन इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभावी नीतियों और उनके सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता है। फिर इसमें भी अथवा करके पूछता है, 2-1 करना रहता है। सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका की विवेचन कीजिए। इसके बाद है 29 नंबर, अन्य पिछड़े वर्ग की अवधारणा की विवेचना कीजिए। अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की अवधारणा। पिछड़े वर्ग ओबीसी उन सामाजिक समूहों को संदर्भित करता है जो ना तो अनुसूचित जाति एससी में आते हैं और ना ही अनुसूचित जनजाति एसटी में, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं। भारतीय संविधान के तहत इन वर्गों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण में विशेष अवसर प्रदान करने का आरक्षण दिया गया है। इसके बाद आगे लिखेंगे, मंडल आयोग 1979 से ओबीसी की पहचान करने वाले उनके लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, जिसे 1990 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य सामाजिक असमानता को कम करना और समान अवसर प्रदान करना था। हालांकि ओबीसी के भीतर भी अत्यधिक पिछड़े वर्गों की पहचान और उन्हें समुचित लाभ देने की आवश्यकता बनी हुई है। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है, लेकिन समग्र सुधार के लिए शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अथवा करके है, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।